welcome to the session of Arihant Padhaku. I'm your maths mentor Zoha Khanam. Students, today we are going to discuss about the sample paper of standard mathematics. In our last session, we discussed about the sample paper of basic mathematics. So today we are going to discuss another sample that is of standard mathematics. Okay, so same pattern is here also as we have in the basic mathematics question paper. जैसे कि आपको क्या पता था, वहाँ पे आपको ये पता था कि 3 सेक्शंस होंगे हमारे एग्जामिनेशन में. एग्जामिनेशन 90 मिनट्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा. सेम आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का भी पेपर है. ओके, आपके एग्जामिनेशन कितने मार्क्स के होंगे? 40 मार्क्स के होंगे. कितना टाइम होगा? 90 मिनट्स होगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. ओके, जिसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, और किससे सॉल्व कर सकते हैं? और अपने बेसिक मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं. जहाँ ऑप्शन से हो सकता है वहाँ हम बिल्कुल ऑप्शन से करेंगे, बिकॉज हमें अपने टाइम को भी सेव करना है. और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा स्टूडेंट्स, वो बेसिक की तरह थोड़ा सा लेवल आपका ऊपर ही रहेगा. ओके, इतने इजी क्वेश्चंस या इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें नहीं होंगे जैसे आपके सैम्पल पेपर बेसिक मैथमेटिक्स के थे. ठीक है, सो सेक्शन ए होगा जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? सेक्शन ए में आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 20 एंड 16 मार्क्स. सेम इज फॉर सेक्शन बी. 20 क्वेश्चंस में आपको 16 करने हैं, 16 मार्क्स के. एंड सेम फॉर सेक्शन सी, दैट इज वेयर वी हैव 2 केस स्टडीज लाइक वी डिड इन अवर प्रीवियस सैम्पल पेपर. सो इसमें भी आपकी 2 केस स्टडीज होंगी जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे. ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स. सो सेक्शन सी इज ऑफ 8 marks. Okay, so अभी फिलहाल हम सेक्शन ए को स्टार्ट करने जा रहे हैं. So here's the first question on your screen. The ratio of the LCM and HCF of the least composite and least prime number. So मैंने आपको 2-3 बार composite number बताया हुआ है. अगर आपने मेरे previous videos chapters की देखी हैं तो composite number क्या होता है? वो number जिनके factors 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं. ओके, सो नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है. 1 का कितने फैक्टर? ओनली 1. सो 1 कैन नॉट बी अ कंपोजिट नंबर. 2 के खाली 2 फैक्टर्स होंगे, ये भी नहीं हो सकता. 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 and 3, ओनली 2 फैक्टर्स, सो 3 भी नहीं हो सकता. 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? सो यस, 4 हैव 3 फैक्टर्स, 1, 2 and 4. सो लीस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा? लीस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा आपका 4. सिमिलरली लीस्ट प्राइम नंबर. सो लीस्ट प्राइम नंबर तो सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है. लीस्ट प्राइम नंबर इज 2. नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग यू? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का एलसीएम निकालो और इन दोनों का एचसीएफ निकालो और देन एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालो. सो एलसीएम क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा इन दोनों का? 4 हो जाएगा. ओके, एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एलसीएम टू एचसीएफ? सो लेट्स सी. 4:2. ये डिविजिबल है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2:1. ओके, लेट्स चेक द ऑप्शंस. फर्स्ट इज 1:2, 2:1. दैट मीन्स आपको सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ से करेक्ट मिल गया. सो फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं. फाइनल आंसर इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. The value of k for which the lines 5x plus 7y is equals to 3 and 15x plus 21y is equals to k. आपको वो वैल्यू निकालनी है जहाँ पे ये इक्वेशन कोइंसाइड करती हैं. सो कोइंसाइड की कंडीशन आपको पता है. कोइंसाइड की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 is equals to b1/b2 and c1/c2. Now what is a1? a1 and a2 are the coefficients of x. Okay, so first coefficient of x in first line of equation is 5. Another line of equation is 15. Similarly, b is what? B is the coefficient of y. So 7/21. C is what? C are the constants. So 3/k. Okay, now you can calculate the value of k from this part. कोई भी पार्ट ले सकते हैं आप. इन दोनों का पार्ट ले सकते हैं आप, इन दोनों को भी ले सकते हैं. So if we did, we have 3 here. Okay, now what is the value of k? The value of k is 9. Let's check. So first option is only 9. So this will be the right answer. Let's check the final answer. So final answer is A. Next question. A girl walks 200 meter towards east and then 150 meter towards north. The distance of the girl from starting point. ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमने बेसिक वाले पेपर में भी आई थिंक किया था. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था. तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है? सबसे पहले ज़रूरत है डायरेक्शंस को ड्रॉ करने की, बिकॉज अगर डायरेक्शन नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सो दिस इज नॉर्थ साउथ एंड दिस इज ईस्ट वेस्ट. नाउ अ गर्ल वॉक्स 200 टुवर्ड्स
east. So if a girl is standing at this point, she is walking 200 meter towards east. So this is the direction of east. Write down 200 meter. Now after that she moves 150 meter towards north. So where is north? North is in this side. So she is moving this side 150 meter north. Okay. Now the distance of girl from starting point. Start कहाँ से किया था? यहाँ से किया था. End कहाँ पे किया? यहाँ पे किया. Directions के बीच के distance क्या, angle क्या होता है? Perpendicular. So ये परपेंडिकुलर हो गया. अब क्या बचा? आप तो कुछ भी नहीं बताया, आपको सिर्फ पाइथागोरस लगानी है और इस हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट कर लेना है. ओके. सो वीडियो को पॉज करिए यहीं पे, आप अपनी हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करिए. मैं तब तक आपको आंसर शो करती हूँ कि कौन सा आंसर इसका राइट होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज 350 मीटर, सेकेंड इज 250 मीटर, थर्ड इज 300 मीटर एंड फोर्थ इज 225 मीटर. तो जिन्होंने भी वीडियो पॉज करके हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया है उनके लिए फाइनल आंसर है आंसर नंबर बी. दैट मीन्स आपकी हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी? आपकी हाइपोटेन्यूज आएगी 250 मीटर, विच इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. ओके. Next question students, the lengths of the diagonals of the rhombus are 24 and 32. Find the altitude, find the length of the altitude of the rhombus. So question कह रहा है एक rhombus है आपके पास. Let me draw rhombus. ये आपका rhombus है. rhombus की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? I hope सबको पता होगी rhombus की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे बाइसेक्ट करते हैं? वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल्स की लेंथ बराबर नहीं होती, जाहिर है आपको वैल्यू देख के ही समझ में आ रहा. और क्या पता है कि ये स्क्वायर की तरह होता है, यानी कि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं. इतना हमें पता है रोम्बस के बारे में. अब कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है कि इसमें एक एल्टीट्यूड है. सो लेट मी ड्रॉ एन एल्टीट्यूड फ्रॉम दिस वर्टेक्स. एल्टीट्यूड क्या होता है? वो 90 डिग्री बनाता है. जिस वर्टेक्स से ड्रॉप किया जाता है उसकी अपोजिट साइड पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है. ठीक है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं करता, परपेंडिकुलर होता है. ठीक. सो नेमिंग कर ली जाए. दिस इज ए बी सी डी एंड ओ. ओके. इतना आपको दिया गया है. ठीक. अब हमें क्या करना है? हमें निकालनी है एल्टीट्यूड की लेंथ. ठीक है. एल्टीट्यूड किस पोर्शन में लाई कर रहा है? अगर हम देखें तो एल्टीट्यूड ऐसे पोर्शन में लाई कर रहा है जिसमें एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है. और ये दोनों ही कैसे ट्रायंगल होंगे? ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल होंगे. ठीक है. रोम्बस में एक ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकाल लें, लाइक सपोज हमने इसका एरिया निकाल लिया, तो वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा. सेम होंगे सारे एरिया? सेम होंगे कि नहीं? बिकॉज सारे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. ठीक है. और सबके क्या होंगे? परपेंडिकुलर और बेस भी सेम होंगे, तो एरिया तो सेम आना ही है. ठीक. अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखिए, आपको पूरे डायगोनल की लेंथ क्या दी गई थी? पूरे डायगोनल की इधर लेंथ दी गई है 32 सेंटीमीटर और इस वाले डायगोनल की दी गई है 24 सेंटीमीटर. अब बाइसेक्ट करते हैं, मैंने बोला डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री बनाने के साथ साथ वो आधे आधे में डिवाइड होते हैं. सो आधा क्या हो गया? अगर हम इस ट्राइंगल की तरफ आ जाए तो आधा हो गया 12 सेंटीमीटर और इधर आधा क्या हो गया? 16 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आपको इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालनी है. हाइपोटेन्यूज क्यों निकालनी है वो भी हम अभी देखेंगे क्यों निकालनी है. सो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आपको परपेंडिकुलर पता है, यानी कि आपको क्या पता है? ए. लेट सपोज ये है आपका एम. ठीक है. सो ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? ए डी स्क्वायर. हमने पाइथागोरस लगा दी. ए एम स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर. ठीक. यहाँ से आपका आ गया 144 प्लस 256 इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर. ये हो जाएगा 400 ए डी स्क्वायर के बराबर. दिस इम्प्लाइज ए डी आपको क्या मिल गया स्टूडेंट्स? ए डी मिल गया 20, यानी कि ये आपको 20 मिल गया. अब रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती हैं तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20. ठीक है. अब आपने क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं जिस ट्रायंगल की मैंने बात की थी, यानी कि ये जो ट्रायंगल मैंने शेड किया था, ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या? हाफ बेस. अब बेस क्या है यहाँ पे? DC. ठीक है. और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी गिवन है आपके पास क्या? AO. ठीक है. अब इन दोनों ट्रायंगल का क्या हमें एरिया पता है? बिल्कुल पता है. मैंने बोला ना सारे ट्रायंगल्स के एरिया सेम आएंगे. सो यहाँ से क्या हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का बिल्कुल निकाल सकते हैं. देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी बात करें? ट्रायंगल ADC की बात करी थी हमने. ठीक है. सो ये ADC ट्रायंगल किससे मिलके बन रहा है? ये बन रहा है ADM से. ठीक है. और DMC से मिलके बन रहा है. तो हाफ DC हम निकाल चुके हैं 20, AO हमें फाइंड आउट करनी. अब एरिया अगर हम इसकी बात कर रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल की, तो कैसे निकल सकते हैं? ये भी एक ट्रायंगल है,
वो भी राइट एंगल, इसमें भी सेम फॉर्मूला लग सकता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होंगे, सेम होंगे, तो 2 टाइम्स कर लेते हैं, एक का निकाल के, तो हम क्या कर लेते हैं 2 टाइम्स एक का निकाल लें, क्या हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। आई होप क्लियर है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस करके इस एक ट्रायंगल के एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट से, वही हमने किया, जो इसका होगा वही नीचे वाले का होगा, और दोनों को प्लस करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। ये 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आपके पास इधर क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास 10। लेट्स मल्टीप्लाई दिस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा 12 6 72, 7 विल बी कैरी, 12 1 12, 7 90, ठीक है। यहाँ पे 10 डिवाइड में आ गया, यहाँ बचा आपका एओ क्या आ गया यहाँ से 19.2 सेंटीमीटर, ठीक है। निकल आई आपकी एल्टीट्यूड की लेंथ, चेक कर लें। सो 12, 12.8, 19, 19.8, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, ठीक। फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, ओके। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। Next question, 2 fair coins are tossed. Now this is the question of probability. What is the probability of getting the at most one head? So probability के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है इवेंट्स को क्रिएट करना। अब 2 कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं, जब 2 कॉइन्स टॉस किए जाएंगे तो कितने इवेंट्स बनेंगे, एक इवेंट होगा कि दोनों पे टेल आ जाए, दूसरा इवेंट क्या होगा कि दोनों पे हेड आ जाए, तीसरा क्या होगा एक पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, चौथा क्या बन सकता है कि पहले वाले पे हेड आ जाए और दूसरे वाले पे टेल। इन 4 इवेंट्स के अलावा कोई इवेंट्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते। सो 4 इवेंट्स आर पॉसिबल। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एट द मोस्ट, इट मीन्स दैट कि 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, बट 1 से बड़ा नहीं हो सकता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। सो एट मोस्ट का मतलब, अगर एट मोस्ट 2 कह दिया गया मतलब 2 हो सकते हैं, 2 से कम नंबर हो सकता है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ओके। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एटलीस्ट। एटलीस्ट 2 कह दिया अगर हमने तो एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 हो सकता है और 2 से बड़ा, ठीक है, लेकिन 2 से छोटा नहीं हो सकता। सो यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला, यहाँ पे एट मोस्ट 1 बोला है, इसका मतलब या तो 1 हेड हो। सो 1 हेड के कौन से केस हैं, 1 हेड का एक केस ये है, एक केस ये है, और कह रहा है कि एटमोस्ट इसका मतलब 1 हो या 1 से कम हो। तो 1 से कम का मतलब क्या होता है, 1 से कम का मतलब हेड हो ही ना, ठीक है। तो ऐसा भी तो एक केस है ये वाला, इसमें हेड है ही नहीं, दोनों टेल आए हैं। सो हमें कितने फेवरेबल आउटकम्स मिल गए, हमें मिल गए 3 फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। और टोटल आउटकम्स आपके पास क्या है 4। सो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट मीन्स योर प्रोबेबिलिटी इज 3/4। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि प्रोबेबिलिटी की क्या डेफिनेट डेफिनेट वैल्यू है, मतलब कहाँ से कहाँ तक प्रोबेबिलिटी लाई कर सकती है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रोबेबिलिटी की क्या डेफिनेट वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 3/4, तो पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल गया। फाइनल आंसर चेक कर लीजिए, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next question. In triangle ABC and triangle PQR, if AM and PN are the altitudes of triangle ABC and triangle PQR respectively, and AB square, now this is a square, okay, AB square upon PQ square, ratio of AB square PQ square is 4:9, then find the ratio of AM and PN. सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल है आपके पास, 2 ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल PQR, और क्या चीज़ आपको पहले से दी गई है कि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक। अब AM क्या है, एल्टीट्यूड है ABC में, दिस इज AM, PN एल्टीट्यूड है PQR में, दिस इज PN। नाउ AB स्क्वायर क्या गिवन है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर का रेशियो गिवन है 4:9, ठीक है। अब अगर ये गिवन है, सो ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम जानते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो AM रेशियो PN बराबर होगा किसके, AB रेशियो PQ के,
क्यों? हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सिमिलर होगा। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब अगर हम ए बी की जगह ए एम लिख दें तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ए बी की जगह आप ए एम लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह आप पी एन लिख सकते हैं, ठीक है। बट आपको कैलकुलेट क्या करना है? स्क्वायर नहीं, सिर्फ सिंगल वैल्यूज। तो हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन पी एन, इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। सो रेशियो आ गया आपका 2/3। लेट्स चेक। फर्स्ट इज 16/81, सेकेंड इज 4/9, थर्ड इज 3/2, लास्ट इज 2/3। दैट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? लास्ट वाला राइट है। फाइनल चेक कर लेते हैं। फाइनल आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। So next question says if 2 sin square beta minus cos square beta is equals to 2, then what is beta? Okay, options देख लीजिए पहले। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल वाली जो टेबल थी उसका यूज़ करना है हमें। एंड आई होप एंगल सबको याद होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या पता है? यहाँ पे हमें पता है क्या दिया है क्वेश्चन ने, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी लगा दो, क्योंकि दो वेरिएबल होंगे, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो क्या कभी आंसर आएगा? कभी नहीं आएगा। सो वैसे ही यहाँ पे समझ लीजिए ये एक वेरिएबल, ये दूसरा, तो हमें इसको एक में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। So let's write down 2 sin square beta minus 1 minus sin square beta is equals to 2. Okay. Now open the bracket. When you do so, you will have minus 1 plus sin square beta is equals to 2. Take this 1 to this side and add this beta to this. So you will have 3 sin square beta is equals to 3. Okay. This gives you 1. Now at what sin square beta is equals to 1? So this will give you sin beta is equals to 1. अब साइन बीटा 1 कब होता है स्टूडेंट? सबको पता है, साइन 90 पे। सो इक्वेशन को इक्वेट कर दे तो हमें बीटा मिल जाता है क्या? 90 डिग्री। सो विच ऑप्शन इज राइट? सेकेंड इज राइट। चेक कर लें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपांशन 44.123 आर। क्वेश्चन कह रहा है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, ठीक है। अब ऑप्शंस देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट इज 2 3, सेकेंड इज 2 3 5, फोर्थ इज 2 5, थर्ड इज 2 5 सॉरी, फोर्थ इज 3 5। ओके, अब अगर हम इस डेसिमल एक्सपांशन के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 44 1 2 3 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 1000। व्हाई? बिकॉज आफ्टर 3 प्लेसेस डेसिमल इज प्रेजेंट। अब अगर हम इसको देखें तो ये कोई इवन नंबर तो है नहीं, ऊपर नीचे जो कट जाएगा, इसका मतलब इसमें कुछ कटना नहीं है। अब आपको सिर्फ इसका फ्रैक्शन करना है। 1000 का फ्रैक्शन में कभी भी क्या 3 आने वाला है? जब 3 से डिवाइड ही नहीं होता 1000 से, तो फैक्टर कैसे बनेगा? ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सो कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। चेक कर लीजिए, फाइनल आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन्स x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b आर, ठीक है। x इक्वल्स टू a एक लाइन है, y इक्वल्स टू b एक लाइन है। ऑप्शंस है इंटरसेक्टिंग होगी, दूसरा है पैरेलल होगी, तीसरा है ओवरलैपिंग होगी, एंड चौथा है नन ऑफ दिस। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं। सो ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये है कोई a वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल्स टू a, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन है, आपको पता है x की अगर कोई डेफिनेट वैल्यू हो तो उसकी लाइन किसके पैरेलल होती है? y के। इसका मतलब x इक्वल्स टू a, ये लाइन हो गई आपकी, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल्स टू b, b कुछ यहाँ पे, तो y अगर b है, इसका मतलब उसकी लाइन कैसी बनेगी? ये y इक्वल्स टू b हो गई आपकी, ये x इक्वल्स टू a। क्या कर रही है? ये इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? यहाँ पे कर रही है ना, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन। चेक कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A -5 6 फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन के जिनको कोऑर्डिनेट्स पता है उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या होता है? 0 0 ही होता है। अब 0 ये आपका O है, मान लेते हैं ओरिजिन, तो OA की डिस्टेंस निकालनी है। OA की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 क्या है? लिख लीजिए यहाँ पे, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, x1 y1 x2 y2। सो यहाँ से हमें क्या मिला? 0 - -5 मतलब 0 + 5 का होल स्क्वायर
फिर y पे आ जाते हैं 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट। ठीक, क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ओके, विद इन स्क्वायर रूट क्या आ गया 61। स्क्वायर रूट ऑफ 61 होता है क्या, नहीं होता है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। 11 यूनिट्स, 61 यूनिट्स, अंडर रूट 11, अंडर रूट 61, विच ऑप्शन इज राइट, लास्ट ऑप्शन इज राइट। फाइनल आंसर डी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन a इज, ओके। सो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। सो रैशनल, इरैशनल, होल नंबर और इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ये रैशनल होगा, ये इरैशनल होगा, या ये होल नंबर होगा, या इंटीजर होगा। देखिए ए स्क्वायर आपका है 23/25, ए कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा के। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर रूट तो हो जाएगा भाई, परफेक्ट स्क्वायर है उसका तो स्क्वायर रूट निकल आएगा 5। ऊपर वाला क्या है, ये तो स्क्वायर रूट प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं। और स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है, अगर इरेशनल और रैशनल आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आपको पता है कि प्राइम नंबर विद इन स्क्वायर रूट इज एन इरेशनल, और इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करने पे आंसर हमेशा क्या आता है, इरेशनल। सो विच ऑप्शन इज राइट, बी इज द राइट वन, ओके। फाइनल आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if LCM is this and HCF is this, then what is the value of x? Okay, so LCM आपको दो नंबर्स गिवन है x और 18, x और 18 का LCM 36 है, HCF 2 है। तो यहाँ पे आपको सिंपली बस एक फॉर्मूला जो याद है होगा आपको ये यूज करना है, that product of HCM and LCM is equals to the product of numbers. So A is given, B is given, LCM is given, just put the values, 36 multiplied by 2 is equals to x multiplied by 18. This is divisible by 18, so x आ गया आपका 4। फाइनल आंसर 2, 3, 4, 5। सो कौन सा ऑप्शन राइट है, सी राइट है, चेक कर ले, सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी, ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ अ फिगर। जहाँ पे भी क्वेश्चन में फिगर बनाने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पहले सबसे पहले फिगर बनाइए। सो दिस इज ट्राइंगल एबीसी विच इज राइट एंगल एट बी, ओके। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, tan a, इसका मतलब बेस एंगल क्या होने वाला है, ये होने वाला है, क्योंकि tan a आपको दिया गया है अंडर रूट 3, ओके। सो अंडर रूट 3/1, ऐसे भी तो लिख सकते, कोई फर्क हुआ नहीं। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस, ठीक है। अब आपने परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो आप क्या निकाल लें, हाइपोटेन्यूज निकाल लें। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, 3 + 1, ये हो गया 4। सो यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 4 आ गए, तो हाइपोटेन्यूज क्या आया स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 2। अब ठीक है, तो ये आपका 2 है, परपेंडिकुलर आपका अंडर रूट 3 है, बेस आपका 1 है, सॉरी जो बेस हम लोग का ये होगा ना, तो यहाँ पे आपके 1 आएगा। यही चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि जिस एंगल पे बेस होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका बेस बनेगा। ये बेस एंगल है तो बेस आपका ये होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, ओके। नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है cos A cos C। अब C अगर हम निकालेंगे, जब C पूछेगा तो बेस एंगल क्या हो गया स्टूडेंट्स, रुकिए सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, cos A, ठीक है, माइनस sin A, ठीक। अभी आप सिर्फ इसकी वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ A को बेस एंगल माना हुआ है। जब हमने A को बेस एंगल माना तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, ओके। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो रेस्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो लिख लेते हैं। क्या है cos C, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन C। जब C की बात आ गई तो बेस क्या हो गया, अब बेस ये हो जाएगा, ओके। अब बेस आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा। सो cos C मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई में माइनस साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अब ये हो गई, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया 1/2। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू, यू विल हैव अंडर रूट 3/4, हियर आल्सो अंडर रूट 3/4, कट के क्या आंसर आ गया आपका 0 आंसर आ गया, ओके। चेक कर लें, -1 0। सो विच ऑप्शन इज राइट, बी इज द राइट वन, ओके। फाइनल ऑप्शन इज द बी। Next question students, question number 14, if the angles of triangle ABC are in the ratio 1:1:2 respectively, the largest angle being angle C।
अब देखिए रेशियो गिवन है, लार्जेस्ट के बारे में कह रहा है कि सबसे बड़ा होगा, तो लार्जेस्ट बड़ा सबसे कौन होगा, सी होगा। तो सबसे जो बड़ा एंगल होगा उसका रेशियो भी बड़ा होगा, दैट मीन्स ये आपका सी है, तो आप इन्हें ए या बी मान सकते हैं, बिकॉज रेशियो बराबर है तो कोई भी ए बी हो सकता है। उसके बाद आपको इन वैल्यूज, इन रेशियोज के एंगल्स की वैल्यू पुट करके इनको कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल कौन कौन से है। अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है किसी भी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं हम इसे। ओके, नाउ रेशियो गिवन है, क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें उसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके। सो x प्लस 2x इक्वल्स टू 180। ओके, यहाँ से आपको मिला 4x इज इक्वल्स टू 180। सो x क्या मिल गया, 45 डिग्री। ठीक, x 45 मिल गया, मतलब a 45 है आपका। ठीक है, अब एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। a 45 है, तो ये 45 डिग्री a हो गया। ये आपका b 45 डिग्री है, ठीक है, b हो गया। c आपका 90 डिग्री हो गया, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 45 90, तो ये आपका c हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा है सेक a अपॉन कोसेक b। ठीक है, सो यहाँ पे आपको रेशियोज नहीं, फॉर्मूला वाला सीन नहीं है यहाँ पे कि आपको फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये तो नहीं रख सकते, बिकॉज आपको कहीं साइड तो गिवन नहीं है, आपको एंगल गिवन है। इसका मतलब आपको यहाँ पे एंगल वाले जो टेबल थी आपकी उससे सॉल्व करना है। सो सेक a मीन्स सेक 45 डिग्री, कोसेक b मीन्स कोसेक 45 डिग्री। ठीक है, माइनस tan a मीन्स tan 45 डिग्री, cot a मीन्स cot 45 डिग्री। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ sec 45, व्हाट इज इट, √2। sec और cosec 45 पे बराबर होते हैं। सिमिलरली tan 45 cot 45 1/1, क्या आंसर आ गया आपका, आंसर आया 1 - 1 0। ओके, चेक कर ले। सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमें राइट मिल गया स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑप्शन इज 0। फाइनल आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter and rolling a distance of 176 meter is, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होंगे। तो आपको क्या पता है, जब सर्किल 1 रिवॉल्यूशन करता है तो 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है सरकमफ्रेंस के बराबर। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 1 रिवॉल्यूशन में सरकमफ्रेंस के बराबर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो हमें नहीं पता कितने नंबर, मान लेते हैं x रिवॉल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, x रिवॉल्यूशन में उसने डिस्टेंस कवर किया 176 मीटर। ओके, नाउ 1 रिवॉल्यूशन में सरकमफ्रेंस के बराबर, तो सरकमफ्रेंस तो कैलकुलेट किया जा सकता है ना, कैसे किया जा सकता है, रेडियस आपको गिवन है। सो क्या कर दें, यहाँ पे सरकमफ्रेंस की जगह आप क्या कर लीजिए, सरकमफ्रेंस की जगह हम इसको इरेज करके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई की जगह रख लीजिए 22/7, r की जगह हमने रख लिया 0.7। अब आप क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा क्या, 176। ये सब डिवाइड में चला जाएगा, 22 7 ऊपर, नीचे आपका 0.7 का 7 नीचे लिखा, पॉइंट के लिए 10 ऊपर बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये 7 आपका कट गया, ये क्या हो गया 88। ठीक है, 24 22 88 को 4 टाइम्स काट देगा, यानी कि कितने रिवॉल्यूशन में 176 कवर कर लिया, 4 रिवॉल्यूशंस में। चेक कर लीजिए, 22 24 75 40, सॉरी 40, बिकॉज आपका 4 × 10 हम लोगों ने छोड़ दिया ना, 4 × 10 मतलब 40 रिवॉल्यूशन। सो विच ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। फाइनल आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, triangle ABC is such that AB is equals to 3, BC is equals to 2 and CA is equals to 2.5. Now if ABC and DEF are similar, so दो ट्राइंगल्स हैं भाई, पहले सबसे पहले ट्राइंगल बना लें ABC और DEF। ठीक है, तो ये D हो गया, ये E हो गया, F। BC गिवन है आपको 2, AB गिवन है आपको 3, CA गिवन है 2.5। इसी तरीके से EF गिवन है 4, बस EF ही गिवन है। अब आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है DEF का पेरीमीटर निकालो। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है DEF का पेरीमीटर निकालो, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भाई पेरीमीटर निकालने के लिए साइड्स पता होनी चाहिए, और ये पता है कि ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू CB अपॉन EF। Clear? Now AC is 2.5, DF is unknown,
CB is 2, EF is 4. Okay, so this is divisible 2 times. Now DF क्या आ गया आपका? DF आ गया 5. ये आपका 5 आ गया. अगेन आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके DE कैलकुलेट कर सकते हो. क्या हो जाएगा? 3/DE इज इक्वल्स टू 3/DE इज इक्वल्स टू 2/4. ओके, यहाँ से आपको 2 मिला तो DE क्या मिल गया स्टूडेंट्स? 6 मिल गया. पेरीमीटर ये 6 मिल गया, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ऐड कर दीजिए सारी साइड्स. क्या आ गया? 15 इज द पेरीमीटर. 6 + 4 + 5. लेट्स चेक. 7.5 15. सो कौन सा सही हो गया? पहला. सेकेंड ही आपका सही आंसर आ गया. फाइनल आंसर इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Now in the question 17, a figure is given to you. What is said that DE. Okay, so this is parallel. Okay, DE is parallel to BC. So this is these two sides. These two lines are parallel to each other. And AD is given to you 3 centimeters. So this is AD. Okay, this is AD 3 centimeter. BD is given to you how many centimeter? 4 centimeter. BC is given to you how many centimeter? 14 centimeter. Okay, now what is asked? It is asked to find out the dimension of DE. अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, क्या ट्रायंगल? ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल और ये पूरा अगर हम कैलकुलेट कर लें, ये पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं तो ये आपका सेकेंड ट्रायंगल हो गया. ठीक, अब इन दो ट्रायंगल्स को क्या हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? अगर हम कर लेंगे तो हम क्या लगा लेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, ठीक है. अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो ये एंगल इसके बराबर है बाय व्हाट? करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी. सिमिलरली ये दो बराबर है बाय व्हाट? करस्पॉन्डिंग. सो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. अगर सिमिलर हो गए तो आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं. बाय बीपीटी क्या मिलता है हमें? बाय बीपीटी हमें मिलता है AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC. ओके, AD क्या है आपके पास? 3. AB क्या है? 3 + 4 7. DE नहीं मालूम. BC आपको पता है 14. ठीक है, 7 से ये 2 टाइम्स गया, 2 आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले. DE आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर. ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं अवेलेबल है. तो यस अवेलेबल है. कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? आपके पास बी ऑप्शन अवेलेबल है. फाइनल आंसर चेक कर ले. फाइनल आंसर इज बी. ओके, moving on to next question, students. Question number 18. If 4 tan beta is equals to 3, then find the value of this expression. Okay, now what is given to you students? It is given that tan beta is equals to 3/4. Okay, तो tan beta 3/4 है. इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस आपको पता है. हाइपोटेन्यूज कैसे निकाल सकते हैं? PDT से. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज आपको मिल गई 5. ठीक, अब आपको बोल रहा है 4 sin बीटा. मतलब sin बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये हो जाएगा 3/5. 3 cos बीटा. cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/4/5. सिमिलरली नीचे वही सेम है, बस साइन चेंज हो गया है पॉजिटिव से. ओके, सो इसको सॉल्व कर लें. क्या मिलेगा? 12 - 12. नीचे आपको मिला 12 + 12. जब आपका न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0. चेक कर लें. सो कौन सा ऑप्शन राइट है? पहला ही देखिए आपको 0 मिल गया. फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन. फाइनल आंसर इज ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस. द सेकेंड इक्वेशन कैन बी. ओके, ना डिपेंडेंट कौन सी होती है स्टूडेंट? डिपेंडेंट वो होती है जिसमें आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. और ये किस में होते हैं? ये आपके कोइंसिडेंट के केस में होते हैं. ठीक है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस आपको पता है. ठीक है, सो अगर आप इक्वेशन देख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन सिमिलर होगी. ठीक है, तभी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. चेक कर लें. क्या है? फर्स्ट है आपकी ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये. ठीक है, अब आप चेक करिए किसमें x निगेटिव. यहाँ पे x निगेटिव है, इसका मतलब हमारी दूसरी इक्वेशन में भी x को निगेटिव होना चाहिए. इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ठीक है, और क्या नहीं हो सकता? ये आपको चेक करना पड़ेगा. यहाँ तो देखिए सारे पॉजिटिव थे तो नेगेटिव पे सब नेगेटिव हो जाते हैं. यहाँ पे अगर हो सकता है कि नेगेटिव का साइन अगर हम चेंज करें तो ये नेगेटिव हो और आपको इक्वेशन, तो इसे नहीं कर सकते हम अभी. ठीक, बाकी इक्वेशन में देखिए अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है. यहाँ दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता. यहाँ दोनों पॉजिटिव थे इसलिए ये नहीं हुआ. अब यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें से हमें कोई एक इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा. ठीक है, लाइक इसको अगर हम रीअरेंज करें, +14y इज इक्वल्स टू -4.
अगर हम इसमें से माइनस साइन और ये 2 से डिविजिबल है पूरी इक्वेशन, इसको हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 माइनस 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू -2। ठीक, माइनस नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं हो सकती। कौन सा ऑप्शन राइट है? लास्ट वाला राइट है। चेक करके भी देख लीजिए, अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये आपका प्लस 7y और ये आपका +2। दिस इज द राइट इक्वेशन सिमिलर टू दिस वन। ओके, सो फाइनल आंसर इज डी। चेक कर लें, डी इज द फाइनल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20. A letter of English alphabets is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि सारे अल्फाबेट से आपको लेटर्स चूज करने रैंडमली, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो लेटर्स ऐसा होंगे जो मैथमेटिक्स वर्ड को बना देंगे। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन ने ये कतई नहीं बोला कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं, तो हमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। हमें पता है कितने फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं, सॉरी टोटल आउटकम्स। भाई 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, तो टोटल आउटकम आपके पास 26 हो गए। अब उसमें से फेवरेबल कितने होने चाहिए ताकि मैथमेटिक्स बन जाए? तो एक हमें चाहिए M, एक हमें चाहिए T, एक हमें चाहिए H, ठीक है, E चाहिए। M ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, A ऑलरेडी हो चुका है, T ऑलरेडी हो चुका है, नया क्या है I, C और S। कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल आपके पास ये है, फेवरेबल आपके पास 8 है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, 4 2 से डिविजिबल है, 4/13 इज द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, फाइनल आंसर चेक कर लें, फाइनल आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट सेक्शन है, बिकॉज हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर? आपको तो 16 ही करना है, बट हम तो सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं तो मैं तो सारे करवाऊंगी। ठीक है, बट आपने क्या देखा, सेक्शन ए हमें कैसा मिला? क्या अगर हम बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर को कंपेयर करें तो हमारे बेसिक का सेक्शन ये बहुत ज्यादा इजी था इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड। ठीक है, बट अगर हम स्टैंडर्ड पेपर को अकेले देखें, इसके सारे सेक्शंस के कंपैरिजन करें, तो अभी तो हमने फर्स्ट ही सेक्शन सिर्फ सॉल्व किया है, अब हम सेक्शन बी सॉल्व करने जा रहे हैं। बट आफ्टर सॉल्विंग सेक्शन ए व्हाट वी क्या सोच सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है। बहुत इजी क्वेश्चंस भी नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन ए का जो लेवल मैं कहूँ वो मॉडरेट था। ठीक, अब बी और सी से कैसा है ये तो हम पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद ही बता पाएंगे। सो बी में आपका कितने मार्क्स का पेपर है? 16 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन आने? 20 क्वेश्चन आने, जिसमें से 16 आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बी का ये रहा, if the sum of two numbers is 1215 and their HCF is 81, then the possible number of pairs of such numbers are। कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं? ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका सम इतना है और वो HCF उनका 81 हो, यानी कि 81 से डिविजिबल भी हो। तो HCF क्या होता है? वही नंबर होता है ना, फैक्टर तो वही नंबर होता है जो डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब दो नंबर ऐसे हैं जो 81 से डिवाइड होते हैं, यानी कि x और y दो नंबर हैं, ये 81 से डिवाइड होते हैं। डिवाइड वही होगा ना जो उनकी टेबल में आएगा, यानी कि जो मल्टीपल होगा। सो एक नंबर हमारा हो गया 81x, दूसरा नंबर हमारा हो गया 81y, तभी तो ये 81 से डिवाइड होंगे, ऐसे तो नहीं हो जाएंगे ना। 81 का मल्टीपल होगा तभी तो 81 से डिवाइड हो पाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। सो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये दो नंबर है, इनको ऐड करने पे आंसर क्या आना है? 11215। इज इट क्लियर? 81 से डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। ठीक, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, अलग डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 81 9 से कर लें, 9 1 9 हो गया, 31 मीन्स 9 2 9 3 27, ओके, 9 5 45। अगेन डिवाइड कर लीजिए 15, यानी कि आपको यहाँ पे मिल गया 15 होना है, 15 होना है। ठीक है, अब ये दो नंबर्स क्या होंगे? ये दो नंबर्स को प्राइम होंगे। ठीक है, सो कौन कौन से को प्राइम ऐसे पेयर बन सकते हैं? सो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 के साथ दूसरा नंबर हमें क्या होना चाहिए जो 15 आंसर दे? 14 हो सकता है। ठीक, तो 1 और 14 को प्राइम है, बिल्कुल है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 2 के साथ ऐसा क्या नंबर लें? तो 13 ही ले सकते हैं, तभी तो 15 आएगा। 2 13 को प्राइम है, ऑब्वियसली है। 3 के साथ चेक कर ले, 3 के साथ हमें क्या लेना है? 3 के साथ हमें 12 लेना पड़ेगा, क्या ये को प्राइम है? नहीं है। 4 के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा? 11, बिल्कुल को प्राइम है, लेंगे हम इसको। एक हमारा ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर। 5th के साथ चेक करें तो 5 और 10 को प्राइम नहीं है। 6 के साथ चेक करें तो 6 के साथ हो जाएगा 6 और 9, वो भी को प्राइम नहीं है। 7 के साथ चेक करें
तो 7 के साथ आपका हो जाएगा 7 और 8 को प्राइम है, यस ये पेयर बन सकता है। देन हम आ जाते हैं किस पे, 8 पे। 8 के साथ क्या होगा 8 7, यानी कि रिपीटेशन शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो कितने पॉसिबल पेयर अभी तक हम बना पाए, रिपीटेशन को दोबारा लिखने की तो जरूरत है नहीं, तो हमने 4 पॉसिबल पेयर्स बना लिए। सो विच ऑप्शन इज राइट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। फाइनल आंसर चेक करें, फाइनल आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइंस ए बी एंड सी डी। तो आप देख रहे हैं दो लाइंस है, एक लाइन आपकी है ये ए बी और एक लाइन आपकी है ये सी डी। क्वेश्चन कह रहा है एरिया फॉर्म कर, जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालिए। आपको दोनों लाइंस इंक्लूड करना है और तीसरी लाइन के लिए आपको x इक्वल्स टू 0 की लाइन इंक्लूड करनी है। सो x इक्वल्स टू 0 ये लाइन होती है, ये बहुत बार बता चुके हैं। x इक्वल्स टू 0 वही लाइन होगी जो y के पैरेलल होगी, और 0 पे पैरेलल तो नहीं, एग्जैक्टली y वाली लाइन ही आपकी x इक्वल्स टू 0 होगी। ओके, सो दिस इज x इक्वल्स टू 0। अब एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन आपको ए बी वाली लेनी थी, इसका मतलब ये, तीसरी आपको सी डी लेना था, इसका मतलब ये। सो कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ओके, सो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट हम लगा सकते हैं। ठीक, सो हाइट मान लेते हैं, यहाँ से ये कितनी हो गई हाइट, आप देख रहे हैं 2 हो गई। और अगर हम बेस की बात करें, सो 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी ब्लॉक्स, 6 ब्लॉक्स। तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना सेंटीमीटर तो गिवन नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट चलेगी, तो स्क्वायर 6 स्क्वायर। ओके जस्ट अ सेकेंड, सो ये क्या ले लेंगे 6 स्क्वायर यूनिट। ओके, चेक कर ले फाइनल आंसर, 3 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर 6। सो विच ऑप्शन इज राइट, सी इज द राइट वन। फाइनल आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan alpha plus cot alpha is equals to 2, then what is the value of tan 20 alpha cot 20 alpha? Okay, now let's see here, tan alpha आपका कह रहा है tan alpha plus cot alpha, तो ये क्या हो जाएगा, cot को हम उल्टा करके 1/tan लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड, tan square alpha हो जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा 2 tan alpha। Now taking this 2 tan alpha to the other side, we will have tan square alpha plus 1 minus 2 tan alpha equals to 0. Now this is similar to the identity tan alpha minus 1 whole square. Is it so? यही तो बनेगा खुल के, ठीक है। तो बोथ साइड क्या कर दें, स्क्वायर रूट कर दें, तो tan माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1। tan अल्फा अगर आपका 1 आ गया, जस्ट अ सेकेंड, tan अल्फा 1 आ गया, तो tan की हम पावर ले लेते हैं 20 अल्फा, वो क्या हो जाएगा 1 की पावर 20, तब भी 1 आना है। सिमिलरली cot 20 अल्फा क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan 20 अल्फा, और tan 20 अल्फा की ऑलरेडी वैल्यू 1 आ चुकी, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + 1, यानी कि फाइनल आंसर आपका 2 है। चेक कर लें 0 2, सो विच ऑप्शन इज राइट, बी आपको राइट आंसर मिल गया, फाइनल आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 7x। ओके, ये आपकी एक्सप्रेशन दी गई है, सॉरी इक्वेशन दी गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, और आपको x + y की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ाई है, तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी दो इक्वेशंस ऐसी हों जिनमें x और y के जो कोफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज दिखे आपको, जैसे यहाँ जो यहाँ x है वो यहाँ y है, जो यहाँ y है वो यहाँ x है। इस केस में इसको सॉल्व करने का एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप उससे करेंगे तो आपको सोल्यूशन बहुत इजीली आएगा, जल्दी आएगा। ओके, सो क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आप 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सो अगर हम ऐड करेंगे तो 217 + 131 हमें कितना आंसर मिलेगा 8 4 and 3, यानी कि 348x। ठीक, फिर इसी तरीके से आपको क्या मिलेगा 348y, बिकॉज सेम नंबर। फिर आप ऐड कर लीजिए कॉन्स्टेंट्स को, तो कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे तो 7 3 10, 2 + 2 4, 8 + 9 17, ये आपको मिला। अब आप इस पूरी इक्वेशन को 348 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x + y इज इक्वल्स टू, आप इसको डिवाइड कर लीजिए 5 टाइम्स डिविजिबल है, ये आपको मिला। क्या किया हमने, पूरी इक्वेशन को 348 से डिवाइड कर सकते हैं ना, किसी भी इक्वेशन को हम नंबर से बोथ साइड डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कर दिया, आपको क्या मिल गया 5। ठीक,
अब आपको यही पूछा गया था तो इसका मतलब आपको फाइनल आंसर तो मिल गया। लेकिन अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स की एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तब हम क्या करते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। सेकेंड, हम इसके बाद क्या करते, हम 1 - 2 करते, ठीक। ऐसा जब हम करते तो हमें क्या मिलता, देखिए 217 से हम 131 को माइनस करते तो हमें मिलता 11 - 3 86x। ओके, नेक्स्ट हमें मिलता 86 माइनस y। उसके बाद 913 से 827 माइनस करते क्या मिलता, 13 - 7 6, 10 - 2 8 86, ठीक। यहाँ से हमें क्या मिला, x - 1 इज इक्वल y इज इक्वल टू 1, ठीक। क्या किया मैंने पूरी इक्वेशन को उठा के डिवाइड कर दिया किससे, 86 से, ठीक है। तो ये आपको मिला 1, ये आपको मिलती है दूसरी इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए था, x+1 x+y विच इज 5 आंसर। तो चेक कर लें 5 अवेलेबल है, तो यस पहला ही ऑप्शन हमारे पास 5 अवेलेबल है। So final answer is A. Okay. Next, the LCM of two prime numbers P and Q, P greater than Q is 221. Find the value of 3P minus Q. Question कह रहा है दो प्राइम नंबर्स है जिसमें P बड़ा है और Q छोटा है और उनका जो LCM आ रहा है वो 221 आ रहा है। So LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, और प्राइम नंबर की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो आपको पता है प्राइम नंबर्स के केस में उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 221 आए, ठीक है। सो सोच लीजिए, लाइक 221 कब आता है, पहला अगर हमने प्राइम नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, ठीक। 11 से डिविजिबल है, यस 11 से डिविजिबल है, 11 × 11, बट क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता। 13 से चेक कर लें एक बार, क्या 13 से है, चेक कर लीजिए, 13 लीजिए, 13 × 1 = 13, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से मिला 91, ये आपका 17, ये हो गया 19, ठीक 91। तो इसका मतलब 13 से डिविजिबल है 21, तो आपको मिल गया अपना रिक्वायर्ड पेयर क्या, 13 और 17, जिसमें से P बड़ा होना चाहिए Q से, तो ये P हो गया आपका, ये आपका हो गया Q। क्वेश्चन कह रहा है 3P - Q की वैल्यू निकाल लीजिए। 3P - Q मतलब 51 - 13 क्या आ गया आपके पास, 38 आंसर आ गया। चेक कर ले, 4 28 38 48, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर है। सो फाइनल आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। ये कार्ड्स का क्वेश्चन है, यानी कि 52 पैक ऑफ कार्ड्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर ए किंग नॉर अ क्वीन, ठीक। सो एक डेक ऑफ कार्ड्स में कितने किंग और क्वीन होते हैं, 4 किंग्स होते हैं, 4 क्वींस होती हैं, तो ऑल टोटल 8 लोग हैं जिनको हमें इंक्लूड नहीं करना। तो बचे कितने लोग, 52 में से माइनस कर दीजिए, इसका मतलब आ गया आपके पास 44। अब इनमें से कोई भी एक हो सकता है, सो 44/52 आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या ये कट सकता है, बिल्कुल 11/13 टाइम्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो गया, ठीक है। फाइनल आंसर चेक करें, फाइनल आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 fair dice are rolled simultaneously. The probability that 5 will come up at least once. क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फेयर डाइस को रोल किया जाता है। अब 2 जब डाइस को रोल किया जाएगा तो इवेंट्स कितने बनेंगे, देखिए एक डाइस पे अगर ये फर्स्ट डाइस है और ये सेकेंड डाइस है, इस पे कितने इवेंट्स बनेंगे, 6 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 में से कुछ आएगा। सिमिलरली इस पे तो दोनों को साथ में रोल करेंगे तो 36 टोटल इवेंट बनेंगे, ठीक है। अब फेवरेबल की बात कर लें तो कह रहा है 5 कितनी बार आ सकता है, एटलीस्ट 5 कितनी बार, यानी कि 5 एक बार भी आ सकता है, 5 2 बार भी आ सकता है, 2 से ज्यादा बार तो आ ही नहीं सकता भाई, 2 ही तो डाइस हैं, ठीक है। तो कितने हैं, पहले हम क्या बना लेते हैं, इवेंट्स बना लेते हैं अपने फेवरेबल, ठीक। 5 अगर फर्स्ट वाले डाइस पे आ गया तो कितने इवेंट्स बने, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। अगर 5 फर्स्ट डाइस पे आ रहा है तो ये बने, लेकिन अगर 5 सेकेंड डाइस पे आ रहा है तो वो भी तो इंक्लूड कर सकते हैं,
ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट कब सेकेंड डे पे आ रहा है तो 1 5 2 5 ओके 3 5 और 4 5 पे भी आएगा, 5 5 इंक्लूडेड है, लास्ट आपका 6 5 पे भी आएगा। तो कितने पॉसिबल इवेंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 6 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 11। ठीक है, सो फेवरेबल कितने बन रहे हैं, फेवरेबल 11 बन रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 11/36। चेक कर लें, 5/36, 11/36, दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट। फाइनल आंसर चेक कर लीजिए, फाइनल आंसर इज बी। ओके, next question, if 1 plus sine square alpha is equals to 3 sine alpha cos alpha, then the values of cot alpha. So here what we have to calculate, here we have to calculate the value of cot alpha, and here it is written that values. So it means cot alpha is having more than one value. Okay, so whatever is given, what is given is 1 plus sine square alpha is equals to 3 sine alpha cos alpha. Okay, now अगर हम यहाँ पे देखें, so 1 की जगह हम अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ टेक दिस वैल्यू टू द लेफ्ट साइड, वी विल हैव -3 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर अल्फा ऐड हो सकता है, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा -3 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम इस साइन अल्फा और कॉस अल्फा को क्या करेंगे, इन्हें हम डिवाइड कर देंगे तो दो पार्ट्स में। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, एक हम ले लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा के साथ -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और बचा हुआ 1 पार्ट जो है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, वो हम ले लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट में क्या कॉमन है, फर्स्ट पार्ट में हम 2 साइन अल्फा कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा विद इन ब्रैकेट साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। सिमिलरली इन द सेकेंड पार्ट कॉस इज कॉमन, सो वी कैन टेक कॉस अल्फा आउटसाइड, so in the bracket is left sin alpha minus cos alpha. Okay, so now common are sin alpha minus cos alpha, and in another bracket we have 2 sin alpha minus cos alpha. दोनों ही इक्वेशन को हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें 0 से। सो फर्स्ट हमें मिलता है sin alpha is equals to cos alpha, और दूसरे से हमें मिलता है sin alpha is equals to 1/2 cos alpha. ओके, नाउ व्हाट इज कॉट ए, कॉट अल्फा क्या हो जाता है, कॉट अल्फा होता है आपका कॉस अपॉन साइन ए। यहाँ से 1 कॉस अपॉन, अगर हम साइन ए को इस साइड लेके जाते हैं तो हमें क्या मिला, कॉट अल्फा मिला यहाँ से 1, और अगर हम यहाँ भी वही करें तो यहाँ से हमें कॉट अल्फा मिला 2। तो कॉट अल्फा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं गिवन इक्वेशन से, कॉट अल्फा की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 1 and 2। सो लेट्स चेक द ऑप्शन, -1 1, सेकेंड इज 0 1, third is 1 and 2, fourth is -1 and -1. So which option is right? C is the right option. Let's check the final answer. So final answer is C. Next question 29. The vertices of parallelogram in order. आपको ऑर्डर में ABCD दिया गया है, आपको x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो x यहाँ पे है, y यहाँ पे है। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ऑर्डर है A, B, C और D। ठीक है, A आपको गिवन है 1 2, B आपको गिवन है 4y, C आपको गिवन है x6, D आपको गिवन है 3 5। ठीक, अब पैरेललोग्राम के बारे में हम क्या जानते हैं कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती है, इसका मतलब वो लेंथ में भी बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर इसकी लेंथ x है तो सॉरी x मत लीजिए बिकॉज x आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या ले लेते हैं, अगर इसकी लेंथ a है तो ये भी a होगा, अगर ये b है तो ये भी b होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से लगा सकते हैं। पहला तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा लो, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाने की एडवाइस हम नहीं देंगे बिकॉज उससे आपकी बहुत सारी आपकी 4 इक्वेशंस बनेंगी जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और तब ये क्वेश्चन आपका फिर एमसीक्यू नहीं रह जाएगा, बहुत बेसिक मेथड से लगाना पड़ेगा और आपका बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को याद करें, जो है हमारा सेकेंड मेथड इसको सॉल्व करने का, क्या कि आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर इक्वल, आई एम जस्ट सेइंग दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। इफ दे बाइसेक्ट then this coordinate is the midpoint of both the diagonals. Am I right? So if the midpoints we can find out, जो इसका होगा वही इसका होगा एंड उनके मिड पॉइंट्स को हम इक्वेट कर दें, इससे हमारा ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ओके,
सो अगर हम मान लेते हैं ये कोई कोऑर्डिनेट है आपका Q, तो Q के कोऑर्डिनेट निकालिए। सबसे पहले हम AC डायगोनल को मान के चल रहे हैं। अगर हम AC को मान के चल रहे हैं तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखिए x प्लस 1/2 एंड 6 प्लस 2/2, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी Q के कोऑर्डिनेट BD डायगोनल से निकालते हैं तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, चेक कर लीजिए, 4 प्लस 3/2 और दूसरा आपका आएगा 5 प्लस y/2, ठीक है। अब ये दोनों Q एक ही तो है, क्या हम इन्हें इक्वेट कर लें? सो x को x से इक्वेट कर लेते हैं। आपके पास आया x प्लस 1/2 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया, ठीक। इसी तरीके से y को इक्वेट कर लें, क्या हो गया, यहाँ पे y हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 5 प्लस y/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, y आपको मिल गया 3, ठीक है। क्या मिल गया, y मिल गया 3। यही तो पूछ रहा था, चेक कर लीजिए क्या x 6 और 3 आंसर आ रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका सही आ रहा है, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, यस फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। सो दो मेथड है, लेकिन मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगी, अगर ये पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं भी होता तो जब क्वेश्चन ने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए नहीं बोला है तो आप इसे डिस्टेंस से ना लगा के आप मिड पॉइंट का इस्तेमाल करें, क्वेश्चन बहुत इजीली और जल्दी निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure angle ACB, so which is angle ACB, ये पूरा एंगल ACB है, is equals to CDA, ठीक है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। AC की डायमेंशन दी गई है, AD की डायमेंशन दी गई है और आपसे बोला है कि BD की डायमेंशन को आप क्या करें, कैलकुलेट करें, ठीक। देखिए अगर ये ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं तो कुछ हद तक हम इसको क्या करेंगे, हम BD कैलकुलेट कर लेंगे। अब सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, हमें एक ये बड़ा ट्रायंगल लेना है, ठीक है। कौन सा बड़ा ट्रायंगल, ABC, और दूसरा ये एक छोटा ट्रायंगल लेना है, कौन सा छोटा ट्रायंगल, ADC, और इन्हें सिमिलर प्रूफ करके दिखाना। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए पहला तो एंगल C और D ही हमें मिल गया कि ये बराबर है, जो हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, और दूसरा क्या है, जो एंगल A है वो कॉमन है, ठीक। अब एंगल से ये दोनों सिमिलर हो गए ना, किससे किससे, एंगल से ये दोनों सिमिलर हो गए। अब हम क्या यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, लगाते हैं। अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अगर हमने इस ट्राइंगल की यानी कि इसकी अगर हमने AC साइड ली हुई है, ओके, देखिए इस ट्राइंगल की हमने AC साइड ली है, कौन से ट्राइंगल की, ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ये इस एंगल की अपोजिट वाली साइड है, ठीक। तो बड़े ट्राइंगल की इस एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या है स्टूडेंट, AB है, ओके। और अगर हम दूसरा साइड ले लें तो हमने इस छोटे वाले ट्राइंगल की AD साइड को ले लिया, ठीक। तो बड़े वाले ट्राइंगल की AD साइड कौन सी होगी, बड़े वाले ट्राइंगल की AD साइड होगी आपकी AC, ओके। अब आप क्या कर लें, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलिए 8/AB इज इक्वल्स टू 3/8, ओके। सो AB यहां से क्या आ गया, AB आ गया 64/3। अब AB 64/3 है, जिसमें से AD सिर्फ 3 है, तो DB क्या हो गया स्टूडेंट्स, DB हो गया 64/3 माइनस 3, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा 9 माइनस कर लीजिए 64 में से, 55/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लें, 22/3, 26/3, 55/3 यानी कि 3 आपका C आपका फाइनल आंसर है, ठीक। तो फाइनल आंसर चेक करें, यस C आपका राइट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन होगा, भाई परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, ऐसा कौन होगा, ऐसा तो मिड पॉइंट ही होगा ना, ठीक है, मिड पॉइंट ही तो होगा A और B का, भाई बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि बीचों बीच में डिवाइड कर रहा है परपेंडिकुलरली। सो क्वेश्चन बोल रहा है इक्वेशन निकालिए। सबसे पहले तो भाई हम क्या निकालें, सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट निकाल लें, लेकिन आप एक काम करें, आप एक ऑप्शन चेक कर लें, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, तीसरी इक्वेशन ये, चौथी। अब आपने क्लास 10th में इक्वेशन फाइंड आउट करना नहीं पढ़ा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला तो मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ मैंने आपको क्या बताया, मिड पॉइंट ही होगा इसका, तो हम क्या इस कोऑर्डिनेट को निकाल ले, बिल्कुल निकाल लें। कैसे निकालेंगे, देखिए x1 + x2 कर लें
सो 4 माइनस 2/2 y1 प्लस y2 यानी कि 5/3/2. ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पहला आएगा 1, दूसरा आपका आ जाएगा 4. अब ये कोऑर्डिनेट है जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन पे लाई कर रहा है. और आपने क्या पढ़ रखा है कि अगर इक्वेशन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट, इक्वेशन के एक्स वाई कोऑर्डिनेट को रखने पे इक्वेशन 0 आंसर देगी. तो अगर हम इस 1 4 को इनमें से किसी इक्वेशन रखने पे 0 आंसर पाते हैं तो वही इक्वेशन हमारी फाइनल आंसर होगी. ओके, फर्स्ट में रख ले. फर्स्ट में जैसे ही रखेंगे देखिए क्या आता है, 2 माइनस 4 प्लस 7. क्या ये 0 होगा? बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट में रखिए 6, ओके, प्लस 8 माइनस 7, 0 होगा? बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट में रखिए 3 माइनस 4 माइनस 7, 0 होगा? बिल्कुल नहीं. लास्ट वाले में रख के देखते हैं, होगा लास्ट पर चेक कर लेते हैं. 3 प्लस 4 माइनस 7, बिल्कुल 0 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सो कौन सी आपकी इक्वेशन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी की इक्वेशन आपकी करेक्ट इक्वेशन है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. चेक कर लें, फाइनल आंसर इज डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन फिगर में डी आपका मिड पॉइंट है बीसी लाइन पे, देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई डिग्री अपॉन कॉट एक्स डिग्री. ओके, क्वेश्चन कह रहा है डी मिड पॉइंट है, आपको कॉट एक्स और कॉट वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. Okay, now see here, this is x given to you and now see here, what is given? ये x है, ये y है, ये आपको given है. अब भाई देखिए ये आपका 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम कॉट और टैन लगा सकते हैं. हाइट एंड डिस्टेंस वाली चैप्टर अगर हम लोगों ने पढ़ लिया है तो हम यहाँ पे उस चैप्टर का यूज कर सकते हैं. देखिए कॉट एक्स अगर हम निकालेंगे, ठीक, कॉट का क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब अगर एक्स ये है तो बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? AC. परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? CD. ओके, सिमिलरली जब हमने कॉट वाई लिया तो y के लिए बेस क्या हो जाएगा? तब भी AC ही बेस रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पूरा CB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, अब आपको क्या पता है? अब आपको ये पता है कि जो ये D था, ये बोला गया ये मिड पॉइंट था. ये क्या था? ये मिड पॉइंट था. इसका मतलब कि ये जो CD है वो CB की हाफ है. ठीक, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू CB हाफ ऑफ CB? बिल्कुल लिख सकते हैं. इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख ले तो ये हो जाएगा 2AC अपॉन CB. ओके, ये आपको यहां से मिल गया. अब आपको निकालना क्या है? निकालने के लिए आपको बोला गया कॉट वाई और कॉट अपॉन एक्स. तो एक्स भी पता है, वाई भी पता है. अब कॉट वाई से कॉट एक्स को जरा डिवाइड कर लीजिए. कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स, डिग्री लगा लीजिएगा आप. वाई है AC अपॉन CB और जो x है वो है 2AC अपॉन CB. ठीक है, अब ये AC अपॉन CB तो पूरा पूरा कट गया. क्या बचा आपके पास? खाली 1/2. ओके, चेक कर ले. 2 1/2 कौन सा ऑप्शन सही है? आपके पास B वाला ऑप्शन सही है. फाइनल आंसर इज B. नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड so that its decimal expansion terminates after 2 decimal places. कह रहा है कि 2 डेसिमल प्लेस के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए. इस ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए. ऑप्शन देख लीजिए. 13/100, 13/10, 10/13, 100/13. अब देखिए डेसिमल अगर टर्मिनेट होगा तो हम चलते हैं रियल नंबर्स के चैप्टर पे. टर्मिनेटिंग कब होता है? जब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर हो. ओके, यहाँ 13 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस 13 को गायब करना है. 13 गायब कब होगा? जब डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 13 हो. यहाँ डिनोमिनेटर में 13 है, इसका मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते. पहले और दूसरे में से कोई होगा. चलिए पहला ऑप्शन रख के देख लें. पहला ऑप्शन रखा तो ये हुआ 13/100. ठीक है, अब आया क्या? 1/100. 1/100 में अगर हम 100 के फैक्टर्स करते हैं तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25, दैट मीन्स 5 and 5. ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2.
क्वेश्चन कह रहा है 2 डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट हो जाए, तो 2 डेसिमल प्लेस कौन बताएगा? पावर बताएगी। हाईएस्ट पावर दोनों के पास 2 है, इसका मतलब 2 की वजह से ये 2 डेसिमल पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही हो गया। बाई चांस अगर हम सेकेंड लेते तो टर्मिनेट तो सेकेंड भी करता, लेकिन डिनोमिनेटर में 10 आता, डिनोमिनेटर में 10 आता तो खाली हमारे पास 2/5 था। पावर की बात करें अगर टर्मिनेटिंग पता लगाने के लिए कि कितने डेसिमल बार टर्मिनेट होगा, तो पावर आ रही है 1, इसका मतलब ये 1 डेसिमल बार। क्वेश्चन कह रहा है 2, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? फाइनल ऑप्शन इज 1, ए। सो फाइनल ऑप्शन, यस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 साइड्स ऑफ ए बी एंड बी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी आपको गिवन है, बी गिवन है, राइट एंगल किस पे है? बी पे है। उसके बाद आपको लेंथ गिवन है 16 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, लेंथ गिवन है आपको। द लेंथ ऑफ द लास्ट साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, इसके अंदर ये एक स्क्वायर है जिसकी आपको लेंथ निकालनी है जो कि ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है। ठीक, अब आपको लेंथ निकालनी है इस स्क्वायर की। ओके, ना देखिए यहाँ पे ये भी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? भाई स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो ये 90 डिग्री अगर नीचे वाला है तो ऊपर वाला भी 90 डिग्री होगा। और एक आपका क्या बन रहा है? एक आपका ये बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर ही तो होते हैं, अगर नहीं भी कैसे होते हैं? देखिए ए कॉमन है और ये 90 एंगल से सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हैं। तो भाई लगा दीजिए BPT, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अगर हमने ऊपर वाले ट्रायंगल का AF लिया है तो नीचे वाले का क्या, बड़े ट्रायंगल का क्या लेंगे? AB लेंगे। अगर हमने इस ट्रायंगल का, छोटे ट्रायंगल का FD लिया हुआ है तो हम बड़े ट्रायंगल का क्या लेंगे? BE ले लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या पता है? अब आपको ये पता है कि AF की डायमेंशन हमें पता नहीं है, AB पता है क्या? 16। ओके, FD की डायमेंशन नहीं पता है, लेकिन क्या पता है? BC पता है क्या? 8 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका ये डिवाइड हो गया, आपको क्या मिला? जो AF है वो ट्वाइस ऑफ FD है, इतना हमें पता चल गया। इसे हम मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कमिंग बैक टू द फिगर, फिगर पे वापस आ जाइए। अब देखिए अगर ये FD है, चलिए मान लें ये X है। ओके, सो ये X है तो ये क्या हुआ स्टूडेंट? ये भी X हुआ ना। अगर यहाँ पे FB और GX है और ये पूरी 8 है, ठीक है, ये पूरी 8 है और ये सिर्फ हमने मान लिया X। ठीक, यहाँ पे AF क्या गिवन है? यहाँ पे AF गिवन है कि ये आपकी FD की डबल है। ओके, ना ये क्या हुआ? ये भी तो X ही हुआ ना। तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना हुआ? इतना ही। की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपके पास 16 - X। तो हमें क्या मिला? AF मिला 16 - X। FD आपको पता है X है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 16 = 3x, तो x क्या आ गया यहाँ से? 16/3, यानी कि जो स्क्वायर है उसकी डायमेंशन क्या है? 16/3 सेंटीमीटर। चेक कर लें, 32/3, 16/3, यानी कि आपका बी ऑप्शन ही राइट हो गया। फाइनल आंसर चेक कर लीजिए, फाइनल आंसर इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, point P divides the line segment joining R and S in the ratio K/1. Okay, if P lies in the line this, then the value of K. Point P कह रहा है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। पहले ड्रॉ कर लीजिए, R ये है, S ये है, P डिवाइड कर रहा है कितने रेशियो में? K/1 में। और P क्या है? P एक लाइन पे लाई करता है, यानी कि यहाँ से गुजर रही है एक लाइन और इस लाइन की इक्वेशन है x - y + 2 = 0। इतना क्वेश्चन ने हमें समझाया। अब कह रहा है k की वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलिए k की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है? r के कोऑर्डिनेट पता है? हाँ पता है, -1 3। s के पता है? हाँ पता है, 9 8। ओके, अब आपको रेशियो K/1 है यहाँ पे, इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यहाँ पे हमें लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो p के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है? a और b। ओके, सो अब P के कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जिसके हिसाब से क्या होता है? m1x2 यानी कि k × 9 प्लस m2x1 यानी कि 1 × -1, ओके, अपॉन m1 + m2 यानी कि k+1। y के कोऑर्डिनेट पे आ जाए, m2y1 यानी कि k × 8, ओके, m1y2 सॉरी, प्लस m2y1 यानी कि 1 × 3 अपॉन k+1। ये आपके क्या हुए? ये आपके इस के कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, अब हमें क्या पता है? अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था, अगर किसी लाइन पे कोई पॉइंट आता है
वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये जो P के AB हैं ये इस इक्वेशन के XY को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये A मतलब X हो गया, ये B क्या हो गया, Y हो गया। सो गिवन इक्वेशन में अगर हम रख दें, क्योंकि उसी इक्वेशन पे है, उसी लाइन पे है और उस लाइन की इक्वेशन है, तो उसके XY इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो X की जगह हम रख दें 9k - 1 अपॉन k + 1। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया, सो डोंट गेट कंफ्यूज। 9k - 1 अपॉन k + 1 माइनस y के कोऑर्डिनेट लिख दें 8k + 3 अपॉन k + 1 + 2 = 0। अब आपको ये एक इक्वेशन मिल गई, यहाँ से आप k की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 9k - 1 माइनस 8k - 3 प्लस 2k + 2 = 0। ठीक है, 9 - 8k k बचा, k + 2k 3 हो गया, ये हो जाएगा -4 प्लस -2 हो जाएगा = 0। k यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स 2/3। चेक कर लीजिए 2/3 पहला ही ऑप्शन आपका सही है। फाइनल ऑप्शन चेक करें, फाइनल ऑप्शन इज E। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। इन द गिवन फिगर बिलो ABCD इज अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है ABCD जिसकी आपको डायमेंशन क्या दी गई है, 14 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है। EFGH उसके मिड पॉइंट्स हैं। ओके, अब ये अगर मिड पॉइंट्स हैं तो चलिए देखते हैं। अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो मतलब ये 7 है और ये भी 7 है। AB, BC, CD, DA respectively, their area of the shaded portion। क्वेश्चन कह रहा है शेडेड पोर्शंस के एरिया को फाइंड आउट करिए। ओके, नाउ यहाँ पे ये 7 था, सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या है, 7 है, ये क्या है, 7 है। ठीक है, सारी तरफ से ये 7 7 है। ओके, नाउ शेडेड पोर्शन क्या है स्टूडेंट, शेडेड पोर्शन में देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ऐसे डिवाइड करने वाले हैं। तो ये ऊपर का हम अलग निकालेंगे, नीचे का हम अलग निकालेंगे। ओके, अब ये नीचे का क्या हो गया, मतलब अगर हम इतना पोर्शन ऊपर देखें तो ये दोनों रेक्टेंगल बन गए ना। तो नीचे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकालते हैं, यानी कि इनको, ये दोनों क्या है, क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर है ना। 2 क्वार्टर मिलके क्या बनाएंगे, ये 1 और 2 मिलके क्या बनाएंगे, 1 + 2 मिलके बनाएंगे एक सेमी सर्कल। ठीक, सेमी सर्किल का फॉर्मूला एरिया पता है क्या होता है भाई, πr²/2 होता है। ओके, अब नीचे वाला है रेक्टेंगल। ठीक, ये हो गई उसकी ब्रेथ, ये हो गई उसकी लेंथ। अगर हम इस रेक्टेंगल से इस सेमी सर्किल को माइनस कर दे तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 14 × 7 यानी कि 84। नो सॉरी, am I wrong? Yes, of course। 14 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें माइनस कर देना है ये अनशेडेड पोर्शन, जिसका क्या होगा आंसर 22/7 अपॉन r क्या हो जाएगा, देखिए r इतना ही तो होगा, जो कि क्या है 7 × 7 अपॉन 2। ठीक है, इसको आप कट कर लीजिए, ये भी कट हो गया, यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आपको क्या मिला, 21। तो ये जो शेडेड पोर्शन था ना स्टूडेंट, इसका एरिया आपको मिल गया 21। अब ऊपर वाले का शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे भाई, ऊपर वाला तो खाली सेमी सर्किल ही निकालना है ना, सेमी सर्किल निकालना है। सेमी सर्किल का एरिया तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। ठीक, रेडियस क्या है, 7 है, यहाँ तक क्या होगी, अगर ये पूरी 14 है तो ये 7 होगी। ठीक है, सेमी सर्किल का एरिया क्या आया था, अभी देखिए आपने निकाला था ना, क्या आया था 77, यानी कि ये क्या है 77। तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या कर दे, प्लस कर दे, क्या आया, प्लस करने पे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिए 44, 49, 98, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। फाइनल आंसर चेक करें, फाइनल आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स। ठीक है, और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए ये शेडेड पोर्शन दिया है और आपको इन शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। और क्या दिया है, और क्वेश्चन में ये दिया है कि जो रेडियस है सर्किल की वो है 1 सेंटीमीटर। साथ ही साथ ये भी दिया है कि ये जो कॉर्ड बन रहा है इसकी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या देखा, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना जिसकी सारी साइड्स बराबर, इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, सो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमें क्या ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन ने कहा
भाई देखिए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साथ ही साथ इतना पोर्शन सेगमेंट भी तो है, सेक्टर या सेगमेंट वट एवर यू वॉन्ट टू से, ये क्या है, ये एक सेगमेंट भी तो बन रहा है। तो अगर इस सेगमेंट से हम इतना एरिया माइनस कर दें तो हमें ये नीचे वाला कॉर्ड का एरिया मिल जाएगा ना, माइनर कॉर्ड, माइनर सेगमेंट का एरिया। सिमिलरली अगर इसी तरीके से हम इसको इधर से कर लें ड्रॉ, ठीक है, मान लीजिए ये आपका ये हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल मिला, फिर हम इसी तरीके से ये सेगमेंट इससे माइनस कर दे तो हमें इस माइनर सेगमेंट का मिल जाएगा, यानी कि इस सर्किल के माइनर, और दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये शेडेड पोर्शन। ठीक, ये हमने कितनी बार किया, इन दो के बीच में 2 बार किया। इसी तरीके से इन दो के बीच में कितनी बार करेंगे, 2 बार और करेंगे। कितने टाइम्स हो गया, 4। फिर यहाँ पे 2 बार और करना पड़ेगा, कितने टाइम्स हो गया, 6। फिर यहाँ पे ये 2 बार करना पड़ेगा, कितने टाइम्स हो गया, 8। इसका मतलब हम करेंगे सिर्फ एक सर्किल के लिए और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सर्किल का कैलकुलेट करके उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक सर्किल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, क्या बोला मैंने, सेक्टर से इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? थीटा क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 60 हो जाएगा, अपॉन 360, पाई क्या हो जाएगा 22/7, आर है 1 मल्टीप्लाई 1। ओके, 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, यहाँ आपको क्या मिल गया 11/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का है। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर। ए कितना है, 1 है, 1, क्या यहाँ से आंसर मिला √3/4। ठीक, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें किसका एरिया मिलेगा, ये वाले का। अभी हम सिर्फ एक ट्रायंगल, एक सर्किल की बात कर रहे हैं। 8 के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 8 टाइम्स हमें रिपीट करना पड़ेगा तो हम 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 के लिए हमें क्या करना है, माइनस करना है। चलिए माइनस कर ले, सेक्टर से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये मिल जाएगा हमें सबका शेडेड पोर्शन का एरिया। ऑप्शंस चेक कर लें कि किस तरीके से हमें ऑप्शंस को प्रेजेंट करना है। तो पहला आपको ये दिया गया, इसका मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखनी थी। अब अगर पाई की वैल्यू नहीं रखनी थी स्टूडेंट, तो क्या करना होगा, यहाँ पे आप पाई ना रखते। ठीक, बस इतना ही तो करना है। मैंने ऑप्शंस पहले नहीं देखे, मुझे देख लेना चाहिए था। सो क्या होगा आपका, पाई आप नहीं रखेंगे, बाकी चेंजेस तो कुछ नहीं करने, √3/4 आना ही है बाहर, 4 मल्टीप्लाई नहीं होना है, 4 की जगह क्या मल्टीप्लाई होना है, 8। सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। ठीक, सो 8 कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 इस वाले में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन फाइनल होगा। चेक कर ले, सो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। आप क्या करना, देखो यहाँ पे पाई सब में आ रहा है ना, तो हमें पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप चेक करना, आपका आंसर π/6 ही आएगा बिना वैल्यू रखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 and 1/2 आर द जीरोस ऑफ दिस, देन क्या बोल रहा है, p और r की वैल्यू निकालने को। देन p और r ये है, देन ये है, या ये है, या ये है। ठीक है, कह रहा है ये दोनों इसके क्या हैं, जीरोस हैं। अगर ये जीरोस है इसका मतलब x की जगह ये 2 रखने पे या x की जगह ये रखने पे ये क्या आंसर देगा, 0 आंसर देगा। चलिए पहले वाले से देखते हैं, x की जगह क्या रखा, 2 रख लिया, प्लस 5 × 2 प्लस r = 0। यहाँ से क्या मिला, 4p + 10 प्लस r = 0, ये मिली पहली इक्वेशन। अब 1/2 रख ले, तो ये हो जाएगा p 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 1/2 प्लस r = 0। क्या हो जाएगा, p/4 प्लस 5/2 प्लस r = 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, p प्लस 10 प्लस 4r = 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, है ना। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट करा लीजिए, मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए किसी भी मेथड से। ठीक, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ना सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने वाली हूँ। r की जगह पे मैं रख दूंगी क्या, यहाँ से r निकाल लेते हैं, r की जगह पे मैं रख दूंगी -10 - 4p। ठीक, सो ये r की वैल्यू मैं यहाँ पुट करने वाली हूँ। क्या हो जाएगा, p + 10r + 4 मल्टीप्लाई में -10 - 4p = 0। ओके, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये -40 - 16p = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -15p =
जस्ट सेकेंड, ये 10R है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, हाँ चलिए माइनस, सॉरी देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे 10R रख दिया जबकि 10 के साथ R नहीं है, इसको इरेज कर दीजिए, ठीक। अब क्या हो जाएगा, -15p -30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला -15p इक्वल टू 30, p आपको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, p मिल गया -2। जब p मिल गया -2 तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, -10 + 8 यानी कि -2। इसका मतलब p और r दोनों क्या है, -2 है। बी ऑप्शन सही है, चेक कर ले, यस बी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। इसका मतलब एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, ठीक। आपको निकालना है कि इस स्क्वायर की साइड क्या होगी। तो ये देखिए स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको दिया है 100, इसका मतलब 2πr क्या दिया है 100, तो r क्या हो गया 100/2π, ठीक। d क्या होता है 2r होता है, तो d क्या हो गया 100/2π × 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, d आया 100/π। इसका मतलब जो स्क्वायर का डायगोनल है वो क्या है, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a जो कि बराबर है किसके, सर्कल के सर्कमफ्रेंस, सर्कल के डायमीटर के। तो √2a इज इक्वल टू 100/π, ठीक। यहाँ से a क्या निकल आया स्टूडेंट्स, यहाँ से a निकला 100/√2π। चेक कर ले क्या ये गिवन है, सो 100/π 100/2π नहीं 50/√2/π, ये 100/√2π, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपके किसी भी ऑप्शन में √2 नीचे नहीं आ रहा है, पहली बात, ठीक। तो अब यहाँ पे तो ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पाई ही नहीं आ रहा है, पाई तो आना ही आना है। अब इनमें से किसी में भी √2 नीचे नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दें √2 से, ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 100/2, नीचे हो गया 2π, 2 से ये आपका कट गया, ये हो गया 50/, जस्ट अ सेकेंड, 50/2/π। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है, चेक करिए, फाइनल आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बी ज्यादा टाइम टेकिंग था सेक्शन ए से। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3x 3 पावर दिस एंड दिस पावर दिस, इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, चलिए देखिए 3 के 243 क्या है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो 3 के पावर्स में आता है 243, ठीक है, कितनी पावर होगी चेक कर लीजिए, यहाँ से 388 81, अब ये हो जाएगी 3 की पावर 4, तो कितना मिल गया हमें, 3 की पावर 5 मिल गया, इसका मतलब x + y = 5 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ओके। उसके बाद कह रहा है 243, तो 243 मतलब 3 की पावर 5 ब्रैकेट में x - y = 3, यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई क्या, 5x - y = 1, बिकॉज यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ओके। सो अगर हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ से मिलेगा 5x - 5y = 1, ठीक है। अब आप देखिए, आप अब जरा सा गौर करिए कोफिशिएंट्स पे, क्या x के कोफिशिएंट अगर हम देखें तो x के कोफिशिएंट है a1, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a1/a2 और b1/b2। अब हम इनको कंपैरिजन करते हैं, x का कोफिशिएंट इस केस में है 1, यहाँ पे है 5, राइट। यहाँ पे अगर हम b की बात करें तो यहाँ पे b मतलब y का कोफिशिएंट b1 है 1 और b2 है -5, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है। और ऐसा किस केस में होता है, ऐसा सिर्फ यूनिक सोल्यूशन के केस में होता है, ठीक है। तो अगर किसी का सोल्यूशन यूनिक है तो इसका मतलब सिर्फ 1 सोल्यूशन है, सिर्फ एक सोल्यूशन पॉसिबल है। चेक करें ऑप्शंस 0 1, इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फाइनल आंसर चेक करिए, फाइनल आंसर इज बी, ओके। तो ये हमारे सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम चल रहे हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी आपका क्या है, केस स्टडी है 8 मार्क्स का, 2 केस स्टडीज होंगी, ठीक है। दोनों केस स्टडीज में 4 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। 10 क्वेश्चंस होंगे ईच ऑफ 1 मार्क, जिसमें से आपको खाली 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो फर्स्ट केस स्टडी जिसपे बेस्ड क्वेश्चन 41 टू क्वेश्चन 45 पूछे गए हैं। पहली केस स्टडी क्या कह रही है, जो फिगर आपको अलोंग साइड गिवन है, ये आपको शो करता है पाथ ऑफ अ डाइवर, मतलब
डाइवर जो जंप करने वाला है. When she takes a jump from the diving board, clearly it is a parabola. Okay, ये जो आपका शेप बन रहा है ना स्टूडेंट्स, इसको पैराबोला बोला जाता है. ग्राफ में अगर हम इसको नाम दें तो इसको हम बोलते हैं पैराबोला. ओके, Annie was standing on a diving board 48 feet above the water level. She took a dive into the pool. Her height above the water level at any time t. मतलब किसी भी टाइम t पे, जैसे हम यहाँ वाले टाइम को t मान ले, तो इसकी जो हाइट है above the water level वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन से गिवन है. ओके, क्या गिवन है? -16t² प्लस 8t प्लस k. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू क्या होगी? आपने देखा स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो हाइट की गिवन थी वो क्या थी? -16t² प्लस 8t प्लस k. ओके, हमें यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. इफ वी गो बैक टू द फिगर, अगर हम फिगर पे जाएं तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है. ये अगर आपकी हाइट क्या है, ये 48 मीटर अबव द लेवल है. जब डाइवर ने जंप ही नहीं किया होगा, यानी कि उस टाइम पे टाइम क्या हो रहा होगा? उस टाइम पे टाइम होगा 0. ठीक है, जब डाइवर ने जंप ही नहीं किया तो टाइम क्या होगा? 0, और वो 48 मीटर हाइट पे ही खड़ा होगा. ठीक है, तो टाइम 0 है तो हाइट कितनी होगी? 48. ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है यहाँ पे कि हाइट 48 होगी जब टाइम 0 हो. तो टाइम की जगह 0 रखे, यहाँ पे भी 0 रख दे. यहाँ से हमें क्या मिला? k. तो k की वैल्यू क्या आ गई? 48. ओके, चेक कर ले. So 0, -48, 48 and 48 minus 16. So which option is right? C is the right one. Final answer is C. Next question. At what time will she touch the water in the pool? ठीक है, देखिए फिर से आपको इसी इक्वेशन यूज करना है. हाइट -16t² प्लस 8t प्लस k. ओके, क्वेश्चन कह रहा है कौन से टाइम पे वो पूल को टच करेगी. शी विल टच द वाटर इन द पूल. जब वो पूल को टच करेगी, वाटर को टच करेगी, तो उस टाइम पे उसकी हाइट क्या होगी? वाटर लेवल से ऊपर 0 होगी ना, कोई हाइट नहीं होगी. ठीक, तो टाइम हम यहाँ से निकाल लें. ये क्या बन गई? ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि आपकी वैल्यू आप पे निकाल ही चुके हो 48 लास्ट क्वेश्चन में. ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे. जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा. चलिए सॉल्व करते हैं. ठीक, अब ये देखिए इक्वेशन 8 से डिविजिबल है तो 8 से डिवाइड कर लीजिए, -8 से कर लीजिए ताकि आपकी इक्वेशन पूरी पॉजिटिव हो जाए. तो ये हो जाएगा 2t², यहाँ पे हो जाएगा -t, यहाँ पे हो जाएगा -6. ओके, नाउ अब इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है. 2 6 12, 12 आना चाहिए. ठीक, कब आएगा? 4 3 12 होगा और 4 को माइनस करने पे 3 1 आएगा. ठीक है, तो मिल गया फैक्टर हमें 2t² -4t प्लस 3t -6. तो 0 इक्वल्स टू 2t कॉमन ले लें, यहाँ बचा t -2, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, बचा t -2. क्या आपको कॉमन फैक्टर्स मिले? एक मिला t -2 और दूसरा मिला 2t प्लस 3. इसका मतलब t की दो वैल्यूज आ रही, एक है 2 सेकेंड, दूसरा है -2t प्लस 3 यानी कि -3/2. अब टाइम निगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो विच ऑप्शन इज राइट? 2 इज द राइट ऑप्शन. 30 सेकेंड्स 2 सेकेंड, सो विच ऑप्शन इज राइट? B इज द राइट वन. फाइनल आंसर चेक करें. फाइनल आंसर इज B. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीता's हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल. अब जो रीता की हाइट है, अभी तक तो उसकी हाइट लेवल से, वाटर लेवल से ऊपर की बताई गई थी. अब उसकी खुद की हाइट क्या बताई गई है? उसकी खुद की हाइट इस पीटी इक्वेशन से बताई गई है जिसके जीरोस हैं -1 और 2. तो बोल रहे हैं कि इक्वेशन क्या होगी. ठीक, अब ये पीटी इक्वेशन के जीरोस आपको गिवन है, इसका मतलब इन जीरोस को रखने पे वो इक्वेशन 0 आंसर देगी. तो जिस इक्वेशन में भी, यानी कि जिस हमारे ऑप्शन में ऐसा आ रहा है वही हमारा राइट ऑप्शन होगा. चलिए फर्स्ट वाले में देख लेते हैं. -1 रखें, अगर मैं t की जगह -1 रखा तो हो जाएगा 1 -1 -2, नहीं आ रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, ये हो जाएगा 1. ओके, -2 -1, इसमें भी नहीं आ रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाइए 24 + 24 + 48. नो, नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट ऑप्शन में -24 -24 + 48. So this is the required equation. Final answer is D. Okay. Next question. A polynomial QT मतलब Q से आपके रिप्रेजेंट है with sum of zeros as 1 and product as -6. यानी कि sum of zeros यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको 1 गिवन है और अल्फा बीटा आपको गिवन है -6. is modeling Anu's height in feet above the water at any time 3 second. Then QT is given by. इक्वेशन कैसे गिवन होगी? सो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए. अगर आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस गिवन है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है? x² - सम ऑफ जीरोस प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगी -x -6, ये इक्वेशन हो गई। चेक करें ऑप्शन में, सो t के लिए गिवन है तो x की जगह आप t रख दीजिए, t से रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। सो विच इक्वेशन इज राइट? सो इक्वेशन देखिए फर्स्ट और सेकेंड तो नहीं है ना। अब लास्ट दो बची हैं, इसमें देख लेते हैं, तो इसमें 8 आ रहा है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लें इसको 8 से, बिकॉज इक्वेशन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा 8t - 48। सो विच ऑप्शन इज राइट? देखिए इनमें से ये वाला नहीं हो सकता, ठीक, ये वाला पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर आप इसको पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 8t प्लस ये 48 हो जाएगा, ठीक। सो विच इक्वेशन? सी इज द राइट वन। चेक कर लें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर गिवन बाय ऑफ दिस इक्वेशन आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अच्छा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते क्या है? अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अल्फा है वो माइनस बीटा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। अब आपको ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस के हमें क्या पता है, कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द जीरोस इज b/a। अब b क्या होता है? b हो गया आपका ये, कंपेयर करते हैं हम इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है, तब हमें b मिलता है। तो b यहाँ से क्या है? k-3, ओके, और a क्या है यहाँ पे? -12, ठीक। ये कब है? जब सम ऑफ द जीरोस। अब सम ऑफ द जीरोस में कह रहे हैं कि जो अल्फा है वो माइनस बीटा है, ठीक। सो ये क्या हो गया? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 हो गया। ये 0 से अगर ये k-12 उधर भी जाएगा तब भी 0 हो जाएगा, तो k आपका इधर क्या बचा? k-3, तो यहाँ से k क्या आ गया? 3, ठीक है। चेक कर लें, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट ऑप्शन है। फाइनल आंसर इज द फाइनल आंसर, ओके। तो ये हमारे केस स्टडी 1 पे बेस्ड क्वेश्चन थे। नाउ मूविंग ऑन टू केस स्टडी 2 जिस पे बेस्ड आपके 46 to 50 क्वेश्चन है, फ्रॉम क्वेश्चन 46 to क्वेश्चन 50। केस स्टडी 2 क्या कह रही है? हॉकी फील्ड इज प्लेइंग इन द हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी। Historically, the game was played on a natural turf, but nowadays it is predominantly played on an artificial turf. It is a rectangular in shape, 100 yards by 60 yards. ठीक है, जो फील्ड का शेप आज के टाइम पे जिसपे हॉकी खेली जाती है वो रेक्टेंगुलर होता है, जिसकी डायमेंशन गिवन है 100 by 60. Goals consist of two upright posts placed equidistant from the center of the back line, joined at the top by a horizontal crossbar. The inner edges of the post must be 3.66 meters, means 4 yards. ठीक है, apart, and the lower edge of the crossbar must be this apart above the ground. Each team plays with 11 players, यानी कि हर टीम में 11 players होते हैं during the game including the goalie. गोली को इंक्लूड करने के बाद positions you might play include forward में ABCD, midfielders में EFG, fullbacks में HIJ and गोली K प्लेयर से डिनोट होता है, ओके। ये आपके कुछ डेटा थी। नेक्स्ट आपकी पिक्चर है हॉकी फील्ड की, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी हॉकी फील्ड की पिक्चर्स है जहाँ पे ये पोजीशंस प्लेयर्स की दी हुई है, ये गोली है, ये आपके सारे प्लेयर्स हैं जो रिप्रेजेंट हैं, ये 60 by 100 यार्ड की फील्ड है, ठीक है। तो ये आपका हॉकी फील्ड का एक ग्राफ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल EHJ, ठीक। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, आपको पता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं ट्रायंगल EHJ के। E कहाँ है भाई? E ये है, H ये है और J ये है, मिला लीजिए इन्हें। दिस इज EHJ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? E के कोऑर्डिनेट्स देखिए, यहाँ पे x पे 2 है, y पे 1 है, 2 1 हो गया। H के कोऑर्डिनेट्स x पे क्या है? -2, y पे 4 है, ये हो गया। J के कोऑर्डिनेट्स x पे -2, y पे -2, ओके। नाउ सेंट्रॉइड के फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। रख दीजिए कोऑर्डिनेट्स, -2 -2 -4 -4 + 2 क्या हो जाएगा? -2/3। y पे आते हैं, -2 + 4 2, 2 + 1 3/3, ओके। क्या सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिला? -2/3 1। चलिए ऑप्शन में चेक कर ले, -2/3 1, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ओके। सो विच ऑप्शन? फाइनल आंसर ए इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ प्लेयर P नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम A and G, वेयर इज A ये है आपका, G कहाँ पे है? G ये आपका। सो कोई एक प्लेयर P है, P कहाँ पे है आपका? P आपका दिया नहीं है, P आपका एक प्लेयर है जो कि A और G से बराबर की दूरी पे है, ठीक है, और ये तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं। दैट मीन्स अगर हम इसको ज्वाइन कर दें
तो p इज समवेयर इन बिटवीन, क्योंकि बराबर की दूरी पे कब होगा, जब p एक से 5 भी बराबर हो, p g से भी बराबर हो, इसका मतलब वो बिल्कुल मिड में होगा। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ p निकालिए। ठीक, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a के कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए 3 6, g के कोऑर्डिनेट्स क्या है, g के कोऑर्डिनेट्स है 1 -3, मिड पॉइंट ही तो होगा p का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 यानी कि 3 + 1 4/2 और y1 + y2 यानी कि 6 - 3 3/2, ये हो जाएगा आपका 2 3/2। चेक कर लीजिए ऑप्शंस में, सेकेंड, दिस इज थर्ड, सो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। फाइनल आंसर चेक कर ले, फाइनल आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन 48, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट आई है, ठीक है, और ये पॉइंट ई है, इन दोनों से कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मान लेते हैं ये पॉइंट एम है एक्स एक्सिस पे। अब अगर ये एम एक्स एक्सिस पे है तो एम की कोई वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी, एक्स पे है तो एक्स तो होगा, लेकिन वाई 0 होगा, ठीक है, क्योंकि वहां वाई का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। और ये दोनों बराबर की दूरी पे हैं, आई और ई एम से बराबर की दूरी पे, इसका मतलब कि जो डिस्टेंस ऑफ एम आई है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एम ई, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं एम आई के बीच के डिस्टेंस। पहले आई का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, आई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे होगा -1 1, ई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे होगा 2 1। ठीक है, सो एम और आई के बीच के डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या होगा x2 - x1 यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 0 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट इधर आ जाइए, क्या होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, इधर क्या बचा x² + 1 + 2x + 1, इधर क्या बचा आपके पास x² + 4 - 4x + 1। ओके, सो 1 से 1 कैंसिल हो गया, x² से x², ठीक है, इसको 4x इधर लाइए, क्या हो जाएगा 6, 1 उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 3, x क्या हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। सो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला 1/2 0। चेक कर लें, सो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। फाइनल आंसर चेक कर लीजिए, फाइनल आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ अ प्लेयर क्यू सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई। सो क्वेश्चन कह रहा है के क्यू की जो डिस्टेंस है क्यू ई से वो क्या है, वो डबल है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, के क्यू एंड ई आर कोलिनियर, इसका मतलब के क्यू ई ये तीनों कोलिनियर है, तो क्यू समवेयर इस लाइन पे ही पड़ेगा। ठीक, मान लेते हैं क्यू यहाँ पे पड़ता है और क्यू का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये एक रेशियो गिवन है आपको, ठीक है, अगर ये रेशियो गिवन है तो इसका मतलब ये जो क्यू है ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, ये हमें सेक्शन फॉर्मूला मिल गया। सेक्शन फॉर्मूला से आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट को इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ई का कोऑर्डिनेट पता है, ई का कोऑर्डिनेट क्या है 2 1, के का भी पता है, के का कोऑर्डिनेट क्या है -4 1। आपको x1 x2 पता है, m1 m2 पता है, y1 x2 और y2 पता हुआ है, सब कुछ पता है, आपको सिर्फ सेक्शन फॉर्मूले में रखना है और वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सेक्शन फॉर्मूला आपको आता ही होगा, नहीं आता जिनको उनके लिए हम लिख दे रहे हैं कि क्यू एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेंगे, क्यू एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे इस फॉर्मूले से m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से y के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, इसमें आप सिर्फ यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है, ये m2 है, इन सब को पुट कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फाइनल आंसर इज बी, इसका मतलब q का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा 0 और 1। ओके, ना एक चीज की हिंट यहाँ पे देना चाहूंगी, देखिए अगर ये लाइन किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कि इसमें एक्स का कोई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसमें सिर्फ किसका कोऑर्डिनेट होगा, वाई का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसका मतलब एक्स क्या होगा 0 होगा, 0 होगा तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, 0 होगा तो भी आपका बी ऑप्शन ही अवेलेबल है। ठीक, ये ट्रिक मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि हो सकता है आपका कोई ऑप्शन ऐसे भी मिल जाता, देन हम इसमें से कौन सा सॉल्व करते, किसको टिक करते। अगर एक है तो ये ट्रिक काम करेगी कि भाई एक्स के कोऑर्डिनेट ही नहीं होगा क्योंकि एक्स के पैरेलल है, तब तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा।
बट अगर आपके दो ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं देन आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके ही उस कोऑर्डिनेट को निकालना पड़ेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के सैम्पल पेपर का, द पॉइंट P ऑन वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। सो B कहाँ पे है, B है ये, C है ये, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वाई एक्सिस पे कोई एक कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि B और C से बराबर हो। तो वाई एक्सिस कहाँ है, ये है, यहाँ पे है कोई कोऑर्डिनेट जो B और C से बराबर की दूरी पे है। अब अगर इस कोऑर्डिनेट का नाम हम देते हैं Q, तो ये वाई एक्सिस पे, इसका मतलब x का यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ठीक। B का कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, B का कोऑर्डिनेट है 4 और 3, C का कोऑर्डिनेट क्या है, C का कोऑर्डिनेट है 4 और -1, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक। ऑप्शंस देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। अब देखिए मैंने आपको बोला 0 होना, 0x होगा, इसका मतलब या तो ये सही होगा या ये दोनों नहीं सही हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये कोई ऑप्शन ना होता, यहाँ पे 0 ना होता तो हम डायरेक्टली इसको ही अपना फाइनल आंसर मान लेते, बट ऐसे दो केस बन गए तो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। हमें क्या निकालना पड़ेगा, y की वैल्यू, डिस्टेंस बराबर दी गई है, ठीक है। तो क्या दिया गया है आपको, QB जो है वो QC के बराबर है। QB की डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्योंकि QB की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये हो जाएगा 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 3 - y का स्क्वायर। सिमिलरली QC निकाल लेते हैं, अगर QC निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस -1 - y का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, यहाँ क्या बचा 16 प्लस y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 इधर ले आइए, क्या बचा 8, 6y उधर लेके चले जाइए, क्या हो गया 8y, सो y यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट 1। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, डी वाला आपका राइट ऑप्शन है। चेक कर ले, यस, फाइनल इज द डी ऑप्शन। ओके, सो जितना जो भी आपका सैम्पल पेपर थे, अगर हम उसको जज करें तो देखिए सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए में सबसे इजी आपका रहेगा सेक्शन ए, बट अगर हम बेसिक पेपर से कंपेयर करें तो इसमें से बेसिक में से इसमें कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था जो बेसिक के मुकाबले कम रहा हो। सारे ही सेक्शन आपके बेसिक पेपर से ज़्यादा ही डिफिकल्ट थे, लेवल उनका हाई था। बट सिर्फ अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो मैं वही कहूँगी कि सेक्शन ए आपका इजी लेवल था, सेक्शन बी आपका मॉडरेट लेवल था और सेक्शन सी भी आपका मॉडरेट लेवल ही है, क्योंकि हमने वही डिस्टेंस फॉर्मूले, वही ग्राफ के फॉर्मूले, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना, डिस्टेंस निकालना, रेशियो निकालना, वही सब किया है जो हम अपने नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है। सो सैम्पल पेपर की आप दोबारा प्रैक्टिस करिए, खुद से एक बार सारे क्वेश्चंस को लगाइए, जज करिए कि कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा अच्छा है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, बिकॉज बिना सॉल्व किए, बिना खुद से किए आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है। So students, if you like this session, you enjoyed this session, please subscribe our channel, and to receive the latest updates on time, hit the bell icon. Thank you and have a nice day.